नमस्कार। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जहां साइंस, हमारी नींद और हमारा लीगल सिस्टम, ये तीनों एक बहुत ही अजीब और पेचीदा मोड़ पर आकर टकराते हैं। एक ऐसी मेडिकल सच्चाई जो सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह लगती है, लेकिन असल जिंदगी में ये क्रिमिनल लॉ की दुनिया में एक बहुत बड़ा भूचाल ला रही है। आज के इस विश्लेषण में हम स्लीप साइंस के एक बेहद दुर्लभ पहलू को डिकोड करेंगे, जिसने दुनिया भर के वकीलों, डॉक्टरों और आम लोगों को गहरी सोच में डाल दिया है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही इंसान ठीक एक ही वक्त पर एक विक्टिम भी हो और एक आरोपी भी? सुनने में नामुमकिन लगता है ना, लेकिन 2017 में यूके की 24 साल की जेड मैक्रोसन नदरकॉट के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो एक पार्टी में थी और सोफे पर उनकी आंख लग गई। कुछ घंटों बाद जब वो उठी तो उन्होंने पाया कि उनके साथ असॉल्ट हुआ है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? ट्रायल शुरू होने से ठीक 2 हफ्ते पहले पुलिस ने उनका केस ड्रॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि कानूनी तौर पर यह कहा गया कि उनका अपना अचेतन शरीर ही इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार था। इस एक केस ने हमारे न्याय व्यवस्था की एक बहुत बड़ी खामी को पूरी तरह से खोलकर रख दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे द विक्टिम अक्यूज्ड पैराडॉक्स की, फिर समझेंगे सेक्सोमेनिया के पीछे का साइंस, इसके बाद लिविंग इन साइलेंस द लीगल लूप होल, लोग कैसे इस बीमारी का नाटक करते हैं यानी फेकिंग द डिसऑर्डर, और आखिर में सबसे अहम बहस, मेडिसिन वर्सेस जस्टिस। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द विक्टिम अक्यूज्ड पैराडॉक्स। जेड के केस में जो भी हुआ वो कानून के एक अंधेपन को बहुत ही साफ तरीके से दिखाता है। जरा उस विक्टिम के नजरिए से सोचिए, जो नींद से जागने पर एक भयानक सदमे में थी। लेकिन वहीं आरोपी के वकीलों ने कानूनी रूप से यह दावा ठोक दिया कि जेड उस वक्त एक्टिव थी और एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पर अपनी पूरी सहमति दे रही थी। और पता है इस केस की दिशा कैसे बदली? पुलिस इंटरव्यू के दौरान जेड ने अनजाने में ही एक ऐसी बात कह दी थी। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि मैं नींद में बोलती हूँ, चलती हूँ और मैं बहुत ही गहरी नींद सोती हूँ। बस आरोपी के वकील ने उनके इसी बयान को पकड़ लिया। उन्होंने कोर्ट में बड़े ही आराम से यह साबित कर दिया कि जेड ने एक स्लीप डिसऑर्डर के चलते नींद में ही खुद सब कुछ शुरू किया था, और नतीजा बिना किसी ट्रायल के केस वहीं का वहीं बंद हो गया। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द साइंस ऑफ सेक्सोमेनिया। आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि भाई क्या मेडिकली ये सच में मुमकिन है? क्या कोई इंसान पूरी तरह से बेहोश होते हुए भी इतने कॉम्प्लेक्स काम कर सकता है? चलिए इसे साइंस के चश्मे से समझते हैं। मेडिकल भाषा में इस कंडीशन को सेक्सोमेनिया कहा जाता है। ये पैरासोमनिया की ही एक सब कैटेगरी है। पैरासोमनिया मतलब वही जिसमें नींद में चलना या बोलना शामिल होता है। लेकिन यहाँ एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ये कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल स्लीप डिसऑर्डर है। ये सच में हैरान कर देने वाला है कि कैसे एक इंसान का शरीर फिजिकल एक्ट्स कर रहा होता है, जबकि उसका सोचने समझने वाला दिमाग पूरी तरह से गहरी नींद में सोया होता है। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है कि उस वक्त शरीर में असल में क्या चल रहा होता है। देखिए, ये सब नींद की अलग अलग स्टेजेस के बीच फंस जाने का नतीजा है। एक तरफ होती है हमारी बहुत गहरी नींद, जिसे हम नॉन रेम स्टेज 3 कहते हैं। इसमें हमारी नसें एक्टिव रहती हैं, जो फिजिकल अराउजल कर सकती हैं। और दूसरी तरफ होती है रेम स्लीप, जिसमें हम सपने देखते हैं और हमारा शरीर एक टेम्परेरी पैरालिसिस में चला जाता है, ताकि हम सपनों में जो कर रहे हैं वो असल में ना करने लगे। सेक्सोमनिया तब होता है जब दिमाग इन दोनों के बीच कहीं अटक जाता है। मतलब इंसान सपने भी देख रहा है और पैरालिसिस ना होने की वजह से उन पर फिजिकली एक्ट भी कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। बेहोशी के हालत में किए गए इन कामों का इंसान की असली इच्छाओं से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। इसका एक बड़ा ही अजीब सा उदाहरण है। अमेरिका में एक व्यक्ति था जो कई सालों तक नींद में अपनी पत्नी के साथ ऐसे सेक्सुअल एक्ट्स करता रहा जिनसे वो रियल लाइफ में सख्त नफरत करता था। ये इस बात का पक्का सबूत है कि डिसऑर्डर इंसान के शरीर को उसकी मर्जी के बिना पूरी तरह से हाईजैक कर लेता है। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, लिविंग इन साइलेंस। अब आप सोचेंगे कि अगर ये बीमारी इतनी ही रियल और सीरियस है तो इसके बारे में ज्यादा बात क्यों नहीं होती? इसका एक ही जवाब है, शर्मिंदगी। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में बात करने से लोग बहुत कतराते हैं और सालों तक बिल्कुल खामोशी से इसे झेलते रहते हैं। अब जो आंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं वो वाकई चौंकाने वाला है। 1986 में सिंगापुर में इसके पहले केस से लेके आज तक पूरी दुनिया में केवल 100 से 200 केस ही ऑफिशियल रूप से दर्ज किए गए हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि यह बीमारी बहुत रेयर है?
बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि इसे लेकर डेटा और अवेयरनेस की भारी कमी है। ज्यादातर मामलों में तो लोगों को खुद पता ही नहीं होता कि वो नींद में क्या कर रहे हैं, जब तक कि उनका पार्टनर उन्हें ना बताए। ब्राजील के एक कपल की स्टोरी ही ले लीजिए। 2005 में पति ने देखा कि उसकी पत्नी नींद में अजीब हरकतें कर रही है और अपने ऑफिस के लोगों के नाम पुकार रही है। पत्नी को तो कुछ याद नहीं था, लेकिन पति के मन में शक बैठ गया। जरा सोचिए, पूरे 10 साल तक उनकी शादी बेवफाई के शक और भारी टेंशन के बीच टूटती रही। आखिरकार 2015 में जब उन्होंने एक स्लीप स्पेशलिस्ट को दिखाया, तब जाके पता चला कि ये सब सेक्सोमेनिया की वजह से था। जानकारी न होने के कारण एक परिवार ने 10 साल तक कितनी बड़ी मानसिक यातना झेली। चलिए अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, द लीगल लूप होल। अभी तक तो हमने मेडिकल साइंस को समझा, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब साइंस की ये आधी अधूरी जानकारी हमारे क्रिमिनल लॉ के सामने आती है। यहीं से एक बहुत बड़ा और खतरनाक कानूनी लूप होल पैदा होता है। यूके के कानून का ये रूल देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। वहां नियम है कि आप किसी आरोपी को तब तक दोषी नहीं मान सकते जब तक वो ये साबित ना कर दे कि उसे रीजनेबल बिलीफ या पक्का भरोसा था कि विक्टिम की सहमति थी। अब स्लीप सेक्सोमेनिया के मामलों में ये नियम कितना अजीब हो जाता है, क्योंकि सेक्सोमेनिया में विक्टिम का शरीर तो एक्टिव नजर आ रहा है ना, तो आरोपी बड़ी आसानी से कोर्ट में कह सकता है कि उसे तो लगा विक्टिम अपनी मर्जी से सब कर रही थी। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि आज के समय में डिफेंस लॉयर्स इसका जमकर फायदा उठा रहे हैं। पिछले 10 सालों में सेक्स क्राइम्स जैसे गंभीर मामलों से बचने के लिए सेक्सोमेनिया एक बहुत ही कॉमन डिफेंस बन गया है। वकील कोर्ट में बस ये दलील देते हैं कि उनका क्लाइंट नींद में था, इसलिए उसका कोई क्रिमिनल इंटेंट या आपराधिक इरादा तो था ही नहीं, और कानून कहता है कि बिना आपराधिक इरादे के आप सजा नहीं दे सकते। और यहीं से हमारा 5वां पॉइंट आता है, फेकिंग द डिसऑर्डर। अब जाहिर सी बात है, जब कोई कानूनी बचाव इतना असरदार साबित होने लगे तो उसका गलत इस्तेमाल तो होगा ही। 2016 में कुछ फ्रेंच डॉक्टर्स ने एक स्टडी में यह पर्दाफाश किया कि कैसे क्रिमिनल्स इस मेडिकल लूप होल का खुलेआम दुरुपयोग कर रहे हैं। इस स्टडी में 2 ऐसे लोग शामिल थे जिन पर नाबालिगों के साथ असॉल्ट का बहुत ही घिनौना और गंभीर आरोप था। उन्होंने सिर्फ सजा से बचने के लिए सेक्सोमेनिया का नाटक किया, लेकिन डॉक्टरों ने उनके इस झूठ को पकड़ लिया। कैसे? क्योंकि असली सेक्सोमेनिया के मरीज में हमेशा नींद में चलने की पुरानी हिस्ट्री होती है और उनके ब्रेन की रीडिंग में कुछ खास पैटर्न होते हैं। इन दोनों में ऐसा कोई लक्षण नहीं था। उल्टा पता चला कि घटना से पहले उन्होंने जमकर शराब पी हुई थी। वो सिर्फ न्याय से बचने के लिए इस बीमारी का सहारा ले रहे थे। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, मेडिसिन वर्सेस जस्टिस। ये इस पूरे विषय का सबसे जटिल मोड़ है, जब मेडिकल साइंस की एकदम कड़वी सच्चाई और न्याय की गुहार ये दोनों आमने सामने खड़े हों तो क्या सही है और क्या गलत, ये तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम इन दोनों ही पक्षों को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो एक तरफ आरोपी है, अगर वो सच में सेक्सोमेनिया का मरीज है तो उसका अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं था, उसका कोई क्रिमिनल इरादा नहीं था। ये एक मेडिकल सच्चाई है। लेकिन दूसरी तरफ विक्टिम है। उस विक्टिम ने जो शारीरिक दर्द, जो मानसिक ट्रॉमा झेला है, वो भी तो बिल्कुल असली है ना, उसे तो नहीं मिटाया जा सकता। दोनों की ही बात अपनी अपनी जगह वैलिड है और यही इस पूरी स्थिति का सबसे बड़ा विरोधाभास है। तो अब अंत में सवाल ये उठता है, हमारे लीगल सिस्टम को किस चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? क्या उस क्रिमिनल इंटेंट की कमी पर, या फिर विक्टिम ने जो भयानक आघात सहा है उस पर? मेडिकल सच्चाई और कानूनी न्याय के बीच की ये खाई आज भी वैसी ही अनसुलझी है। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।